नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपके आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई 2025 को है और उसके लिए आप लोगों ने एक रणनीति बना ली होगी। और इसी क्रम में हम आपको आपके ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जनसंख्या। जनसंख्या क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यहां से क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे इस टॉपिक से। इसको हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जो बच्चे यहां पर पहली बार आ रहे हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के जो भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक, उन पर डाल दीजिए, जिससे बच्चे इस टॉपिक को दे सकें। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे एक लाइक दें। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है, तो हमारा कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। टॉपिक है जनसंख्या। दोस्तों, जनसंख्या के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपको यह पता है कि आप ये जानते हैं कि भारत देश की जनसंख्या 2023 में चीन से आगे निकल चुकी है? अगर इसी तरह से जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो 2050 तक भारत की क्या स्थिति होगी? भारत के क्षेत्रफल के 5 गुना अधिक, जितना क्षेत्रफल भारत का है उसके 5 गुना के बराबर क्षेत्रफल रसिया का है, रूस का है। आप देखिए, लेकिन उसकी जनसंख्या जो है उससे 5 गुना जनसंख्या भारत में है। अब देखिए, अगर किसी क्षेत्र में अगर 100 लीटर जल है, अगर वहां जनसंख्या अगर 120 है, तो क्या असर पड़ेगा? क्या लड़ाई झगड़े होंगे? अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो 2050 में क्या स्थिति हो सकती है? नौकरी मिलने में क्या कठिनाई हो सकती है? संसाधन कैसे प्रभावित हो सकते हैं? ये चीजें तो हम जानेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जब से हमारे भारत देश की जनसंख्या की गणना शुरू हुई है, तब से अब तक जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ रही है कि घट रही है? परसेंटेज बढ़ रहा है, घट रहा है? क्या कभी जनसंख्या बढ़ी है कि कभी घटी भी है? और उसका अपने भारत देश में क्या स्तर है? ये सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, जो हम अपने जो भी कॉन्सेप्ट है कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या। जनसंख्या जो हमारा एक ऐसा रूप है लोगों का जिसमें सभी धर्म, सभी जातियों के लोग आते हैं, चाहे किसी क्षेत्र के हों, चाहे किसी देश के हों, चाहे किसी वैश्विक स्तर के हों। जनसंख्या तो जनसंख्या है, उसी को पढ़ेंगे। और उसी के अनुसार सरकार नीतियां लागू करती है, पॉलिसी बनाती है। क्या है देखिए, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? जहां मानव अगर ना रहता हो, उस विश्व की कल्पना क्या आप कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? बताइए, कौन करता है इनका निर्माण? है ना? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसके विकास में? समाज के विकास में। समाज का विकास का निर्माण कौन करता है? मानव करता है। और अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कौन संलिग्नता है? मानव ही तो संलिग्नता है भाई। इसी का विकास मानव ही तो कर रहा है। ठीक है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं। मानव जो संसाधन है उनका निर्माण एवं उनका उपयोग तो करते ही करते हैं। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। वो कैसे होते हैं भैया विभिन्न गुणों वाले संसाधन? वो इस तरह से होते हैं कि उनके अंदर कौशल होता है और वो प्राकृतिक संसाधन जो भी होते हैं वो अपने यूज के लिए उनका उपयोग कर लेते हैं संसाधन के रूप में। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें अगर शुद्ध हवा चाहिए तो कैसे मिलेगी? पर्यावरण के साथ हमारा क्या संबंध है? हमें कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है? तो इन सभी चीजों का निर्माण ये करते हैं मानव।
कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। जब तक वो संसाधन के रूप में कोयला जब तक नहीं आया, जब तक उसे गुण के बारे में पता नहीं था हम लोगों को कि हम अपने जीवन में इसका यूज कर सकते हैं, बिजली बनाने में हम यूज कर सकते हैं, कोयला से और भी कार्य होते हैं हम उनमें इसका यूज करते हैं, उद्योगों में कोयला का यूज करते हैं। ये संसाधन ही तो है। तो ये तब तक एक चट्टानी का टुकड़ा था जब तक उसको पता नहीं था, इसके गुणों को बारे में पता नहीं था मानव को तब तक। अब देखिए प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। जब जिस स्थान पर लोग रह रहे हो, अगर उस स्थान की आबादी को अगर बाढ़ या सुनामी प्रभावित करती है तो ये क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। ये आपदा ही तो कहलाती है। यही बात उन्होंने बताई है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। जनसंख्या क्या है? एक तत्व है, आधारी तत्व है जनसंख्या, जो ये अन्य चीजों को भी अपने जरूरत के अनुसार बना लेता है ना। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है, मतलब इससे दूसरे तत्वों का भी अवलोकन किया जाता है ना, तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। उसका क्या अर्थ है और उसका क्या महत्व है, ये भी ये ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। संसाधन, जो भी संसाधन है, आपदा, विनाश, इनका जो अर्थ है वो किसके लिए? एक मानव के लिए महत्वपूर्ण है। संसाधन चाहिए, मानव के लिए चाहिए। आज पशुओं का जो उपयोग कर रहा है मानव, वो अपने संसाधन के रूप में तो यूज कर रहा है। पालतू पशु दूध निकालता है, बेचता है बाजार में, अपने खाने के लिए भी रखता है। क्या है? संसाधन ही तो है। अगर जहां मानव रह रहा है वह आपदा आ जाए या उस जगह का किस तरह से विनाश हो जाए, ये सारी चीज है तो मानव के लिए ही। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? उनके जो भी संख्या है मानव की, और संख्या जो भी भारत देश में जैसे संख्या है मानवों की, तो कहां कितना वितरण है, वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, उनकी विशेषताएं और उनके गुण, ये पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। पर्यावरण को भी समझते हैं, ये उनकी विवेचना करते हैं। हमें इस पर्यावरण में किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, अगर नुकसान हो रहा तो हमें उसके लिए उसको हम कैसे मेंटेन रख सकें। ये क्या है? ये पृष्ठभूमि है मानव की। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। जो भी पृथ्वी के संसाधन हैं तो वो अपने जरूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है और उनका उपभोग करता है। कौन? मानव। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं। यह जानना जरूरी है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहां एवं कैसे रहते हैं। देखिए आपके उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, कैसे लोग रहते हैं वहां पर। केरल में देखिए, असम में देखिए, बिहार में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, गुजरात में देखिए, जनसंख्या देखिए, वितरण को समझिए, क्या कारण है। इन सभी पहलुओं की हम इसमें बात करेंगे और आपको भी समझना है क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और या इस टॉपिक से, जो जनसंख्या का जो टॉपिक है, वहां से आपके प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आगे देखते हैं हम। उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है? भाई मानव की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, बताइए आप। तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या की जानकारी हमें किससे मिलती है? जनगणना से मिलती है। वही तो जानकारी हमें देती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, ये हम देखेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या का आकार कितना है और वितरण कैसा है। हर क्षेत्र में जनसंख्या कैसे कैसे निवास कर रही है। आप एक गांव देख लीजिए,
एक गांव का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां पर लोग कैसे निवास कर रहे हैं, आसपास गांव में लोग कितने हैं, उनका क्या कार्य है, अपना जीवन कैसे चलाते हैं, रोजगार कैसे अर्जित करते हैं, ये सारी चीजों को आप विचार कीजिए और चीजों को लिंक करिए। एक गांव का संबंध दूसरे गांव से कैसे संबंध बन रहा है, परिवार के जो भी पड़ोसी सदस्य हैं उनसे आप कैसे संबंध बना पा रहे हैं। ये तो आंकलन आप लोगों की करना है ना, आप लोग वहां रह रहे हैं, तो हम इससे बहुत चीजें लिंक कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें चीजों को लिंक ही तो करना है, इंटरलिंक करना है। देखिए, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण, भारत की जनसंख्या का कितना आकार है और एवं संख्या का आधार पर उसका वितरण देखिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की कितनी है, वितरण है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम। अब देखिए, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। कब तक? 2011 मार्च के महीने तक जो भी जनगणना आई थी उसका आंकड़ा है, तब तक की बात है। अब तो और बढ़ गई है, अब तो जनसंख्या और बढ़ गई है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। भाई ये आंकड़े आपकी यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। 17 की जगह वो अगर दे 17.9% कर दे, 17.9% मत मानिए, इसको आप 15% कर लीजिए, 19% कर लीजिए, तो क्या है, स्टेटमेंट गलत है। रियल कितना है? 17.5%, और यही आपका सही माना जाएगा। तो हमें इन जैसे जो फैक्ट है इन पे हमें थोड़ा ध्यान देना है, प्रीलिम्स एग्जाम है, ध्यान देना है इस पर, है ना। और ये हमारे मेंस के लिए भी उपयोगी है। भाई हम तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना अपने एनसीईआरटी का। देखिए, यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जो 12.1 करोड़ लोग हैं इस इतने क्षेत्रफल पर असमान रूप से फैले हुए हैं, मतलब वितरित हुए हैं, रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। कितनी है? 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। देश की जो भी जनसंख्या है उसका 16% हिस्सा आपके उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है लोगों का। दूसरी ओर हम देखेंगे कि दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य, जो भी हिमालय क्षेत्र के राज्य, जिन जिन राज्यों में हिमालय क्षेत्र है वो राज्य, है ना, हिमालय क्षेत्र का राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। अब देखिए, जहां हिमालय पाया जा रहा है, जहां सिक्किम है, इन राज्यों में केवल आबादी 6 लाख ही है, और आपके उत्तर प्रदेश में आबादी देखिए 1990 लाख है। कितना अंतर है? 1990 लाख, ओनली 6 लाख आपके सिक्किम में, आपके हिमालय क्षेत्र राज्यों में, कितना अंतर है। तो क्या ये असमान रूप से वितरित तो है? क्योंकि लोगों के बसने की जलवायु वहां पर अनुकूल नहीं है। अनुकूल जलवायु होगी तभी तो लोग वहां पर अधिक रहेंगे, यही बात है इसमें। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग रहते हैं लक्षद्वीप में। तो ये थोड़ा एक्चुअल डाटा, थोड़ा ध्यान रखिए ना इनको। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। भारत की जितनी भी आबादी है ना, उस पूरी आबादी का आधा भाग 5 राज्यों में निवास करता है। अब कौन से 5 राज्य हैं देखिए? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश इन राज्यों में रहते हैं। ये थोड़ा हम ये पढ़ लेते हैं जनगणना, जब आई गया शब्द थोड़ा देख लेते हैं जनगणना। देखिए, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, एक निश्चित समय अंतराल में, जो भी एक समय दिया गया हो उस समय के अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक रूप से जो भी गणना है वो जनगणना कहलाती है।
भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, मतलब जनगणना की गई थी 1872 में सबसे पहले। और हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी, एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। कब? 1881 में पहली बार। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। कब से होती है? 1881 से प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो आपके यूपीएससी में अगर स्टेटमेंट बन गया तो आप उसे सही कर देंगे। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या है? यह सबसे बड़ा स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं, इसकी रिपोर्ट को। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल अगर आप भारत का देखेंगे तो भारत के क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। इतनी आबादी है और इसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है सभी राज्यों से। अब देखिए, ये थोड़ा आंकड़ा है ना, ये जनसंख्या, क्या ये जनसंख्या है। पूरी जनसंख्या को अगर हम 100% मान लें, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, तो पूरे विश्व की जनसंख्या को अगर हम 100% मान लें तो 100% में से भारत का है 17.5% और शेष विश्व का बचेगा कितना? 82.5%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या है? ये जनसंख्या है। अब हम कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की बात। विश्व के क्षेत्रफल को अगर हम 100% मान लें तो उसमें भारत का होगा 2.4% क्षेत्रफल और शेष विश्व का जो बचेगा कितना होगा? 97.6%। ये क्षेत्रफल हो गया। तो आपकी यूपीएससी में यहां से स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अब देखिए, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। अब किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। भैया हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि भारत में जनसंख्या घनत्व कैसा है, कहां पर लोग अधिक मात्रा में रह रहे हैं, कहां पर कम मात्रा में रह रहे हैं। भाई हमें यह भी तो पता करना है। देखिए, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। असमान वितरण मतलब समान रूप से वितरण नहीं है, समान रूप से लोग जनसंख्या में नहीं रह रहे हैं भारत के अंतर्गत। प्रत्येक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कहां पर? देखिए, प्रत्येक क्षेत्रफल में एक कुछ क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में कितना लोग रह रहे हैं, कितना अधिक रह रहे हैं, वो हमारा क्या है? जनसंख्या घनत्व है। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में क्या है? जो विश्व की जो घनी आबादी वाले देश हैं उनमें से भारत एक है। और उन्होंने पूछा है, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। किसका? बांग्लादेश का और जापान का। इनका जो जनसंख्या घनत्व है ये भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा आपके ऊपर काम डिपेंड कर रहा है ना। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 में, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहते हैं। कहां पर? बिहार में। वहीं आप अरुणाचल में देखेंगे तो वही अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। चित्र में आप देखेंगे, चित्र 6.3,
6.3 यानी राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। अब इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो एरिया है ना, ये इस पूरे एरिया का 16% भाग है जो उत्तर प्रदेश का है ना। तो 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रह रही है, जो सबसे अधिक आपको दिख भी रहा है। इसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र, ये रहा कितना 9%। आपका बिहार भी 9% में ही आ रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल आपका हो जाता 8% के अंतर्गत, और पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को, यह हो जाता है 7% के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश। अब देखिए आपका मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, ये आते हैं 6% में, मतलब इनमें जनसंख्या 6% रहती है पूरे भारत की। देखिए मध्य प्रदेश में 6%, तमिलनाडु में 6% और राजस्थान में 6%। अब इधर देख लीजिए, इधर से बता रहा हूं मैं आपको। कर्नाटक में 5%, गुजरात में 5%, उड़ीसा, केरल और झारखंड में 3%, मतलब इनमें 3-3%, मतलब उड़ीसा में 3%, केरल में 3% और झारखंड में 3%। असम में 3%, पंजाब में 2% हो जाती है। और इसके अलावा आप देखिए छत्तीसगढ़ में 2%, हरियाणा में 2%, दिल्ली में 1% और जम्मू और कश्मीर में 1%। और आप देखिए झारखंड में, ये उत्तराखंड में 1% जनसंख्या है ना वितरण, और ये अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2% जनसंख्या निवास करती है। तो इस पर थोड़ा आप नजर रख लेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा है और इन्हीं फैक्चुअल डाटा से क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। आप जो भी आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और 1-2 नहीं 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इस हिसाब से। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि जब हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी तब हमने आपसे कहा था कि आप अपने पास एक एड्रेस रखेंगे, भारत का नक्शा होगा, है ना, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों नक्शे होंगे आपको, भारत के और विश्व के दोनों। आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे भारत के में, तो ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का है, और ग्रीन का मतलब है, मतलब जनसंख्या यहां पर 201 से कम, मतलब 250 से कम लोग यहां पर रहते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, 250 से कम लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं जहां आपको ग्रीन दिख रहे हैं। आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन क्षेत्रों में जनसंख्या 250 से कम है जनघनत्व, है ना, प्रति किलोमीटर में। आपको जो रेड दिख रहा है ना, रेड, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहां पर जनसंख्या 1100 के आसपास, 1100 के ऊपर रह रही है, 1000 से ऊपर रह रही है, 1000 से ऊपर रह रही है ना। देखते कितना, 1001 से अधिक जनसंख्या। बिहार का तो 1102 है ना। पश्चिम बंगाल का आप देखिए, तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या 1000 से ऊपर रह रही है, 1001 से ऊपर रह रही है जनसंख्या घनत्व में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश देखिए, केरल देखिए, यहां पर जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे, यहां पर जनसंख्या घनत्व कितना है, 751 से लेके 1000 के बीच, आपके उत्तर प्रदेश में, केरल में। और जो आपको पीले क्षेत्र दिख रहे हैं ना, पीले पीले, ये तमिलनाडु और ये आपका हरियाणा और पंजाब, है ना। तो इनमें जनसंख्या कितनी है, 501 से लेके 750 जनसंख्या घनत्व इसका। और इसके बाद जो भी क्षेत्र बचे, आपका आंध्र प्रदेश, आपका कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, आपका असम, त्रिपुरा, इनमें जनसंख्या कितनी रह रही है, 251 के से लेकर के 251 से लेकर के 500 के बीच इनकी जनसंख्या घनत्व है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा कौन सा राज्य किस क्षेत्र, किस लोकेशन पर है।
आपके भारत मैप में हमारे भारत राज्य का जो भी, हमारे भारत के जो भी राज्य हैं वो कौन कौन सी लोकेशन पर हैं, ये हमें पता होना चाहिए, जरूरी है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आपसे मैं ये तो उम्मीद रख सकता हूँ कि आप हमारे नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी UPSC समझ जरूरी है, और भी जो आप एग्जाम देंगे ये उनमें पूछा जाएगा। तो ये मैप हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत की जनगणना 2011 में आप देखेंगे, है ना, उसके अनुसार है ये। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद, जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ उसके बाद आप देखेंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो भारत में कितने राज्य हैं? 29। भाई तेलंगाना 29 राज्य बना है, तो 29 बन गए क्या? नहीं, देखते हैं 29 से 28 है, आप अपना देखिए। अगली बात इसमें ये लिखिए, 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। लेकिन 2014 में तो राज्य 29 हो रहे थे। 2019 में जब ये जम्मू कश्मीर को जब बांट दिया गया केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में, तो क्या हुआ? ये 29 राज्य की जगह अब 28 रह गए होंगे, है ना। तो कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। बताइए आपको पता होगा, अभी मैंने आपको दिखाया था कि 250 से कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की वृहद जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, प्रति किलोमीटर में रह रहे हैं, तो इतना रहने का कारण क्या हो सकता है? साफ साफ बता दिया कि पर्वतीय क्षेत्र और प्रतिकूल जलवायु, जिससे जनसंख्या घनत्व वहां का कम है। भाई पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, समतल भूमि नहीं है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि वहां पर अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं है, और वहां की जलवायु जो लोग जो वहां रहते हैं ना उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए वहां जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या विरल है। इतना तो हम सेंस अपना लगा सकते हैं, इतना तो हम सोच सकते हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है? वो आप देखिए, और वो क्यों है ना। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। किसका? असम और जो भी प्रायद्वीपीय राज्य है भारत के, उनका जो भी जनसंख्या घनत्व कितना है? मध्यम है, मीडियम है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा कम, बीच का है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। कटे छटे भाग हैं, पहाड़ी भाग है ना, कम वर्षा होती है, कटीली, है ना, ये पहाड़ी है ना, छिछली कम उपजाऊ मिट्टी है, तो ये सारी चीज क्या करती है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए, उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। देखिए, उत्तरी मैदानी भाग का मतलब ये हो गया आपके उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपका पंजाब, आपका हरियाणा, ये क्या है? आपका उत्तरी मैदानी भाग है। और आपका केरल, यहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। क्यों घनत्व अधिक है? देखिए, क्योंकि यहां समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जब मैदान समतल है, समतल मैदान क्यों है? मिट्टी उपजाऊ क्यों पाई जाती है? क्योंकि भैया वहां से नदियां जो गुजरती है ना, वो अपने साथ अवसादों को लेके आती हैं, वहां जमाव करती हैं, समतल मैदान बनता है, आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध रहता है वहां पर,
इससे सिंचाई अधिक मात्रा में होती है खेती खेती की जरूरत के अनुसार, जिससे फसल अधिक मात्रा में पैदा होती है। समतल भूमि है, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य वहां पर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, आसानी से कार्य चल सकते हैं वहां पर, खेती आसानी से होती है वहां पर, मकान बिल्डिंग उद्योग धंधे वहां पर आसानी से लग रहे हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तो उत्तरी मैदान का अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए, ये आपका काम है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है, बताइए क्या प्रक्रिया है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। क्या? परिवर्तनशील। आबादी की संख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। आबादी की, है ना, लोगों की आबादी कितनी बढ़ रही है, उनका वितरण मतलब कहां पर लोग अधिक मात्रा में कहां रह रहे हैं, कहां कम है, इन चीजों में एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। वो होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। भाई अधिक मात्रा में बच्चों का जन्म हुआ, जनसंख्या बढ़ गई। अब लोग किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए तो वहां की जो जनसंख्या वहां की बढ़ जाएगी, है ना। जहां से छोड़ के आए वहां की जनसंख्या कम हो जाएगी। और कितने लोग की मृत्यु हो रही है, ये सारी चीज इसको प्रभावित करती है ना। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि की बात कर लेते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन इसी पर आधारित है ना। जिस 10 वर्ष का समय है मान लेते हैं, तो इस 10 वर्ष के समय में किसी देश के या किसी राज्य के निवासी की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है, वहां पर लोग कितने रह गए हैं, जनसंख्या कितनी बढ़ी है, वहां से लोग कितने पलायन कर गए हैं, कितने लोगों का प्रवासन हुआ है, और कितने लोग वहां से दूसरे स्थान पर आए हुए हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। इनसे हम देखेंगे, देखिए कितनी सापेक्ष वृद्धि हुई है और प्रतिवर्ष लोगों का जो बढ़ने का दर है वो कितना है, कितना परसेंट रहा है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष या एक दशक, दशक 10 वर्ष का होता है, दशक 10 वर्ष का होता है ना। तो प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है। जो भी कुल जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो उसका प्रमाण है कि हमारी इस दशक में इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, या इस वर्ष में इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है। पहले की जनसंख्या, पहले की मतलब 2001 की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। पहले की जो भी जनसंख्या है उस पहले की जनसंख्या से, है ना, उस पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या को घटा करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसे बोलते हैं निरपेक्ष वृद्धि। इसे क्या बोलते हैं? निरपेक्ष वृद्धि। जैसे मान लीजिए 2001 में जनसंख्या थी कितनी, 10 लाख, हम मान लेते हैं इतनी जनसंख्या थी 2001 में 10 लाख। 2011 में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 15 लाख। कितनी हो गई, 15 लाख होगी। साहब आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, है ना, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं। देखिए 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई, 15 लाख। अब जो भी निरपेक्ष वृद्धि हुई है अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस 2011 की जनसंख्या में से हम घटा देंगे 2001 की जनसंख्या को। अब ये कितना बचा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा इस लिख दे रहा हूं।
5 लाख। कितनी वृद्धि हुई? 5 लाख की वृद्धि हुई निरपेक्ष। तो ये जो 5 लाख की वृद्धि हुई है उसे क्या बोलते हैं? निरपेक्ष वृद्धि बोलते हैं। क्या? निरपेक्ष वृद्धि। अब देखिए, जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जनसंख्या वृद्धि का जो जो दूसरी दूसरी है ना, जनसंख्या वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दर है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे अब जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए, प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। यह बात आप समझ रहे होंगे कि समझ रहे? देखिए, प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं, उन 100 व्यक्तियों में अगर 2 लोगों की वृद्धि हो जाए तो 2% की वृद्धि हो गई प्रतिवर्ष। तो वही बात उन्होंने कही है। इससे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है, वार्षिक स्तर पर, एक साल पर। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। बताइए, 1951 में 3610 लाख थी जनसंख्या, और ये 1951 से बढ़कर 2011 में लगभग 50-60 सालों में कितनी हो गई? 60 सालों में 1210 लाख। देखिए कितनी वृद्धि हुई है। 3600 के आप गुना करेंगे ना तो लगभग 4 गुना के आसपास जनसंख्या वृद्धि होगी। समझ लीजिए आप अपना, कुछ कम कुछ ज्यादा बढ़ रहा होगा, उससे थोड़ा कम करके लीजिए, मतलब लगभग लगभग की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एवरेज की लगभग में इतनी वृद्धि होगी। ये देख लीजिए। तो इन चीजों में थोड़ा देख लेते हैं आगे, है ना, इस साड़ी के माध्यम से जिन्होंने बताई है। देखिए, हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं ना फैक्चुअल वाले, वो इन्हीं पैराग्राफ से, इन्हीं साड़ी से हमें इन्हीं को समझना है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951-2011 के दौरान की बात की गई है कि भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, दर क्या है। देखिए, प्रति दशक वृद्धि दर प्रतिशत में, प्रति साल जो भी है, मतलब प्रति दशक वृद्धि, मतलब प्रति दशक वृद्धि दर, मतलब 10 साल की जो वृद्धि दर, वो बात की गई यहां पर 10 साल की वृद्धि दर की। देखिए, 1951-61 ये क्या 10 की हो गया भाई, 10 साल का अंतरित तो है। 1951 से लेकर 1961 10 साल की बात हो गई, तो 10 की वृद्धि हो रही है ना। तो 1951 से लेकर 1961 के बीच जनसंख्या कितनी है? यह है आपकी 21.64%। 10 साल में इतनी जनसंख्या थी। कितनी कब? 1961 में। अब देखिए, 1961 से लेकर 1971 में आप देखेंगे कितना हो गई ये 24.8% हो गई दर, 10 की दर, है ना। अब आप यही देखिए 1971 से 1981 में आप देख लीजिए 24.66%, मतलब या 24.8% से थोड़ा कम हुई है, 24.66% हो गई। अब यही 1981-1951 आप देख लीजिए कितना हो रही है, 23.87% दर हो रही है इसकी, 10 की दर है ना। तो 24.66% से इतनी कम हो गई। स्टार्ट कम होना कब से होगी? 24.8%, जब ये 1961-1971 की बात है तब से ही कम हो रही है। तब ये यहां अधिक थी, मतलब कितनी थी? 24.8% थी। लेकिन जब ये कम हो रही है ना, कब से? 1971 के दशकीय से लेकर 1971 से 1981 के दशकीय है, तब से जनसंख्या कम हो रही। कितनी हो रही है? 24.66% हो गई, उससे कम हो गई। अब इससे कम और होती आ रही। देखिए 1981-1991 में आप देख लीजिए 23.87% रह गई, फिर और कम हो गई 1991 से लेके 2001 के बीच में आप देखिए 21.54 हो गई। अब 2001-2011 आप देखिए कितनी हो गई? 17.66% हो गई। कम हो रही है ना, जो परसेंटेज जो दर है ना वो कम हो रहा है। 24.8 था यहाँ पर, मैक्सिमम है यहाँ पर, लेकिन 1971-1981 दशक में कितना होगा? 24.66 हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया ऐसे। भाई पहले से कम हो गया कि नहीं हो गया? अब 1981-1991 आप देखिए 23.87% है, पहले से कम हो गया, पहले से और कम हो गया।
अब 1991 द्वारा एक में आप देखेंगे 21.54 है, तो ये 23.87 से देख कितना कम हो गया, लगभग 3% से अधिक कम हो गया, है ना, 3% से अधिक कम हो गया 1991-2001 के दशक में। अब ये 2001 से लेकर 2011 के दशक में ये जनसंख्या वृद्धि दर थी कितनी कम हो गई, 17.6% बची है, कितनी कम होगी देखिए, लगभग ये 4% के आसपास ही गिर गई है। ये क्या है, कम होती आ रही है। अब जो आंकड़ा आएगा कितना होगा, वो आंकड़ा आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितनी कम हुई है। तो हमें ये थोड़ा डाटा है ना, ये हमें थोड़ा अपने दिमाग में रखना चाहिए। कब जनसंख्या अधिकतम थी, तो 1971 के आप देखेंगे 1961 और 1971 में ये जो परसेंट था ना, दर था बढ़ने का, वो 24.8 जो सर्वोत्तम था, मतलब सबसे अधिक था। फिर ये कम कब हुआ था, ये 1971-1981 दशक में देखिए 24.6% रह गया, मतलब पहले से कम होना स्टार्ट हो गया, और फिर तब से ये कम होता आ रहा है, और ये 2001-2011 के आंकड़े में आप देखेंगे ये 17.67% रह गया है दशक की वृद्धि दर, है ना, परसेंटेज में। आगे आप देखेंगे देखिए भारत की कुल जनसंख्या 1901-2001 जनसंख्या 10 लाख में, कब किसमें 10 लाख में, देखिए ये जनसंख्या है लाखों में, और आप देखिए 1901 में जनसंख्या 238.4 यानी 238.40 बोल देंगे, ये लाख में जनसंख्या है। 1911 में कितनी है, 252.09, और 1921 में देखिए कितनी है, 251.30, मतलब 32 251.32, ये लाखों की बात हो रही है। ये जनसंख्या किसमें, ये जनसंख्या लाखों में, लाखों में जनसंख्या ये। तो आप 1911 को देखिए और 1921 को देखिए। 1911 की जनसंख्या को आप देखिए, थोड़ा समझने की बात है ना। 1911 की जनसंख्या देखिए आप कितनी है, 252 के आसपास है, 252 लाख के आसपास है, और 1921 की जनसंख्या 251 के आसपास लाखों में है ना, 251 लाख आसपास है। अब 1931 की बात करेंगे तो ये जनसंख्या 278 के आसपास पहुंच गई, मतलब ये जो 1921 जनसंख्या है ना, ये इस साल जनसंख्या कम हुई थी, और तब से आप देख लीजिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देखिए 1941 में देखिए 318, 1951 में देखिए 361, 1961 में देखिए 439, 1971 में देखिए 548, 1981 में देखिए 683, लाखों की बात हो रही है। 1991 में आप देखिए 846, और 2001 में देखिए 1028, और 2011 में देखिए 1210 लाख जनसंख्या आपके 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, लगभग 1210.19, मतलब 11 लाख ही, मतलब ये 1210 की पॉइंट, मतलब 1210 ही मान लीजिए ना, इतनी लाख जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि केवल 1921 में जनसंख्या कम हुई थी और वैसे जनसंख्या आपकी बढ़ती जा रही है, हालांकि परसेंट दर कम हुआ है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आगे देखिए इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का परिमाण एवं दर, ये वर्ष की बात हो रही है 1951 है ना, कुल जनसंख्या 10 लाख में, कुल जनसंख्या 10 लाख में, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि लाखों में, वार्षिक दर वृद्धि दर है ना प्रतिशत में, देखिए 1951 आप देखिए 36 यानी 361, 10 लाख में जनसंख्या ये है ना 361, और इसका जो वृद्धि है कितनी है, सापेक्ष वृद्धि 42.43 लाख, और जो परसेंट है ना कितना 1.25। अब देखिए 1961 में देखिए 439.2, इसकी 10 लाख की जनसंख्या है ना जो लाखों में है, और जिसकी जो सापेक्ष वृद्धि हुई कितनी हुई है, 78 के आसपास हुई है, मतलब 78 लाख के आसपास हुई है, और इसकी जो परसेंट जो वृद्धि है ना वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.96% वृद्धि है। और 1971 आप देखिए 548.2 जनसंख्या लाखों में है ना, और ये जो सापेक्ष जो वृद्धि हुई है 108.92 लाख वृद्धि हुई है सापेक्ष में, और इनका जो दर है ना कितना है 2.20% दर रहा है इनका। 1981 में आप देखिए 683 जनसंख्या, और जो इनकी सापेक्ष वृद्धि कितनी है 135,
और जो दर रहा है 2.22%। अब आप बात आती है 1991 की, 10 लाख में आप देखिए 846, और जो वृद्धि जो लाखों में हुई है, सापेक्ष वृद्धि कितनी हुई है 163, और जो परसेंट है ना इसका दर बढ़ने का, ये 2.16%, मतलब ये 1981 की अपेक्षा अब यहाँ से कम होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें ये बात याद रखनी है, और ऐसे ही आपकी यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है। आप 1991 आप देखिए 2.16 रह गया, 2001 में आप देखिए 1.97% रह गया, अब 2011 में आप देखिए 1.64% रह गया। तो ये दर है वो कम होता जा रहा है, सापेक्ष वृद्धि ये बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 2001 में जो सापेक्ष वृद्धि है ना, 2001 में ये कितनी है 182 है, 182 लाख। लेकिन ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये सापेक्ष वृद्धि 181 रह गई, मतलब पहले से कम हुई, पहले से कम हुई। तो ये आप विचार कर सकते हैं और ये आप समझ सकते हैं, और आपकी यूपीएससी इसी से संबंधित स्टेटमेंट बना देगी। यदि आपने समझा है तो आप सही कर देंगे, तो आप नहीं समझा तो गलत हो सकता है। आगे देखते हैं सारणी 6.1 एवं चित्र 6.4 व 6.4 व दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। देखिए स्पष्ट भी कर दिया समझा के, यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। मतलब इस समय जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा बढ़ रही थी, जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई थी। देख लीजिए इतनी जनसंख्या बढ़ी थी, किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी, जो हमने अभी टेबल के माध्यम से समझा दिया है। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी आप देखिए फिर भी केवल 1990 में केवल बात हो रही है, केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। जन्म दर घट रही है लेकिन फिर भी वृद्धि होगी 1820 लाख की। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई, ये स्पष्ट लिख दिया उन्होंने। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे यह मालूम पड़ता है, देखिए दर भी घट रही है लेकिन भारत की आबादी बहुत अधिक है, फिर भी इतनी जनसंख्या बढ़ गई। दर अधिक है मतलब ये जनसंख्या अधिक है, अब दर धीमे धीमे कम हुई तो क्या है, जनसंख्या तो उसी में जुड़ेगी ना, इसलिए भारतीय जनसंख्या इतनी बढ़ गई। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इससे सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है ना। अब सापेक्ष वृद्धि क्या होता है, मैं इसको थोड़ा बता दूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 2001 में जनसंख्या थी हमारी 10 लाख, 10 लाख मान लेते हैं ना, 10 लाख 10 लाख थी। 2000 अब 11 में जनसंख्या कितनी होगी हमारी, 2011 में जनसंख्या होगी हमारी 15 लाख। सापेक्ष वृद्धि का मतलब ये होता है जो हमारा पहला मान है, पहली वैल्यू है, उस पर कितनी वृद्धि हुई है, वो हमारी सापेक्ष वृद्धि होती है। निकालते कैसे, देखिए सापेक्ष वृद्धि का परसेंट निकालेंगे हम, कितना परसेंटेज, दर परसेंटेज है ना। अब ये हम 15 मतलब 2011 की जनसंख्या में से हम 2001 की जनसंख्या घटा देंगे तो कितना, 15 में से हम घटा देंगे 10, और हमारी प्रारंभिक जनसंख्या किस पर गणना हो रही है, 2001 की जनसंख्या पर, तो हम लिख देंगे 10 इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 5/10 कर दीजिए आप इसे, इंटू 100। अब 10 का भाग दे दीजिए 100 में, कितना हो गया 50%। 50% जनसंख्या बढ़ गई, सापेक्ष वृद्धि दर है ये। आई होप आपको समझाया होगा ये, है ना। अब हम आगे बात करते हैं इसके अलावा, तुम थोड़ा मिटा दें। चलो दिख तो जाएगा ना। देखिए जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो देख रहे हो, अब ये 2011 जनसंख्या में 15 लाख में अगर 50% जनसंख्या जो बढ़ी है ना,
अगर इसे जोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़ेगी जनसंख्या। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। जनसंख्या जो वृद्धि है ना, भारत में जो भी संसाधन है ना, जो पर्यावरण है, ये इसको निष्क्रिय कर सकते हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब परसेंट कम हो गया है, दर कम हो गया, लेकिन जनसंख्या तो जुड़ेगी तो उसी में ही, एकदम तो कम होने जाएगी भाई। मान लीजिए अगर उस मान चलिए अगर आज हमारे भारत देश में मान लेते हैं 10 लाख लोग हैं, अब ये तो होगा नहीं कि अगले साल 10 के 5 लाख रह जाएंगे, नहीं, दर कम हो जाएगी, 10 के 10.5 लाख हो सकते हैं, 11 लाख हो सकते हैं, लेकिन जो जनसंख्या पहले बढ़ रही थी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तब ये अपना जो लेवल है ना धीमे धीमे कवर कर पाएगा, है ना। अब देखिए, वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। जो भी वृद्धि दर में जो कमी आ रही है ना, जो पहले से जो वृद्धि दर में जो कमी आ रही है, मतलब पहले जनसंख्या में वृद्धि अधिक थी लेकिन अब कमी आ रही है, तो ये जन्म दर पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। कहा अब जो पहले जो बच्चे जन्म ले रहे थे अब उससे कम जन्म ले रहे हैं, मतलब ये है कि उनको अब नॉलेज हो चुकी है, वो साक्षर हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है। तो ये क्या है, ये प्रयास है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, मतलब जारी है भाई, एकदम तो कम होगी नहीं, एकदम तो कम होगी नहीं, वो धीमी धीमी कम होगी। तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है, लेकिन अब तो बन चुका हमारा देश भारत। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि जो दर हो रही है या जो जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, तो उनकी कौन कौन सी प्रक्रिया हैं वो हम देखेंगे इसमें। देखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया हैं। जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं उसके जो मुख्य 3 क्या क्या प्रक्रिया हम देखेंगे। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं और कितने लोग प्रवास कर रहे हैं, यह जनसंख्या के परिवर्तन को निर्धारित करता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच की जो भी जनसंख्या बचती है हमारी, वो क्या है, वो प्राकृतिक वृद्धि है जनसंख्या, है ना। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है ना, उसे जन्म दर कहते हैं। और यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। क्या है ये वृद्धि का, ये क्या मुख्य घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, मतलब मरने वालों से जन्म लेने वालों की संख्या भारत में अधिक रही है। आगे देखते हैं। एक वर्ष में देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्याओं को मृत्यु दर कहा जाता है। अगर एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में कितने लोग मर चुके हैं, वो क्या है, मृत्यु दर कहलाएगा। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारतीय जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। मृत्यु दर में अब जो गिरावट आ रही है ना, तो मृत्यु दर में जो तेज गिरावट आ रही है, क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। लोग कम मर रहे हैं तो क्या है, जनसंख्या बढ़ी तो रही है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। 1980 तक क्या हुआ, जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। जब लगातार गिरावट आ रही है तो इसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। आपको यह बातें समझ में आ रही होगी। एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है और 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। देख लीजिए, इतने लोग हमारे जागरूक होना स्टार्ट हो गए कि 1981 से जन्म दर में भी गिरावट आने लगी, है ना। लोग समझदार हो गए, जागरूक हो गए, शिक्षित हो गए, और भी शिक्षित हो रहे हैं। तभी तो हमारी जो वृद्धि दर है ना, परसेंट दर जो पहले थी बढ़ने की दर, वो अब कम होती आ रही है ना। सरकार ने हम दो हमारे दो पॉलिसी भी चलाई थी, आप समझ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है ना। अब आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास।
क्या है? प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठहरना, वहां पर अपने आर्थिक गतिविधियों काम करना, क्या है? प्रवास है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। प्रवास या तो अपने देश के भीतर के जो राज्य हैं या जो शहर है उनमें होता है, वो हम उसे बोलते हैं आंतरिक प्रवास। और एक प्रवास होता है अपने देश को छोड़ करके विदेशों में नौकरियां करने जाना या कोई भी और कार्य करने जाना, ये होता है हमारा प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, है ना। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। मान के चलिए हमारे भारत देश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, अब वो जनसंख्या उत्तर प्रदेश से हट करके अब महाराष्ट्र में रहना शुरू कर दे, तो क्या भारतीय जनसंख्या में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं। लेकिन वितरण में जरूर प्रभाव पड़ेगा। वितरण में कैसे? कि जहां जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक थी, अब वो जनसंख्या आकर के महाराष्ट्र में रहने लगी है, तो महाराष्ट्र की जनसंख्या के वृद्धि को उसने बढ़ा दिया है, तो वितरण में क्या होगा? इफेक्ट हो गया, प्रभाव हो गया, परिवर्तन हो गया। वही बात देखिए देखिए लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है ना। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? प्रवास की। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? प्रवास के लिए जा रहे हैं, रहने के लिए जा रहे हैं, कुछ काम करेंगे, इनकम अर्जित करेंगे, इसलिए ये प्रवास भी जनसंख्या के घटकों को प्रभावित करता है। आगे देखिए, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं, भाई हमको नौकरी करने जाना है ना, नौकरी करनी है, हमें हमें अच्छी शिक्षा लेने जाना है, हमें किसी इलाज के लिए जाना है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक मात्रा में है, क्या है? ये ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुष्प होते हैं, से ये कारक प्रभावी होते हैं। क्यों? ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है, बेरोजगारी है, इसलिए लोग गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी से रोजगार की तरफ बढ़ने के लिए गांव से शहर की तरफ आते हैं, है ना। तथा नगर का अभिकर्षण यानी पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है ना। जो शहर है ना, नगर, नगर में क्या है? रोजगार अधिक मात्रा में, वहां पर एजुकेशन सिस्टम अधिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक है, वहां पर रोजगार अधिक मात्रा में मिलेंगे, जीवन स्तर अधिक मात्रा में सही होगा हमारा। तो इसलिए जो नगर है ना, ये नगर क्या है? अभिकर्षण का काम करते हैं, मतलब ये अपनी ओर जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, आइए हमारे पास रहिए, है ना। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? प्रवास जनसंख्या है ना, ये परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है, और ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित कर देता है ना। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। अब क्या वृद्धि हुई देखिए, 1951 में कुल जनसंख्या, अब देखिए थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देना है ना, ये जो हम जो बता रहे हैं ना, इस पर थोड़ा ध्यान देना। देखिए 1951 में कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, कब? 1951 में। 2011 में बढ़कर 31.8 यानी 31.8% हो गई 2011 में। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। कितनी? 2001 से लेकर 2011 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर है ना, उनकी संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई, इतनी हो गई, देख लीजिए। अब बात आती किशोर जनसंख्या, मतलब जिनकी उम्र 10 साल से लेके 19 साल के जो बच्चे होते हैं वो किशोर होते हैं, बच्चियां किशोरी होती हैं, है ना। तो ये हमारे भारत का एक तरह से फ्यूचर है, भविष्य है, तो उनके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ, है ना, कुपोषण का शिकार ना बन जाए, इन चीजों पर ध्यान रखना होता है। देखिए भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। जो इसका महत्वपूर्ण लक्षण है क्या है? किशोर जनसंख्या।
यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। भारत की जो भी कुल जनसंख्या है उसका 5वां भाग किसका किसका भाग है? किशोर जनसंख्या का है। तो काफी अधिक मात्रा में है ना। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। इनकी उम्र कितनी होती है? 10 से लेकर 19 वर्ष की होती है। किशोर तो किशोर है, ठीक है। भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है ये। भविष्य के जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? किशोर है। नए हैं, 10 से 19 वर्ष के बच्चे हैं। एजुकेशन के लिए आप देखिए उन्हें, पढ़ने के लिए देखिए। और जब उनकी उम्र पढ़ लिख कर 18 साल होती है, 19 तक जाते हैं, कोई नौकरी होती है जो 18-19 साल पर ले लेती है, क्या करते हैं? जीडीपी में योगदान करते नहीं करते? किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। जो बच्चे हैं और जो वयस्क हैं उनसे अधिक जो पोषक तत्व चाहिए किसको चाहिए? किशोरों को चाहिए। तभी तो बोलते हैं बच्चों को खिलाओ पिलाओ, उनकी हेल्थ बनाओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, तरक्की करेंगे बच्चे, नाम होगा, देश का नाम होगा, है ना। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। अब इनको पोषण सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो इनका विकास, जिनका कद, जो इनका शरीर जो बढ़ सकता है ना, इनकी लंबाई बढ़ सकती है, इनकी हाइट बढ़ सकती है, इनका शरीर बढ़ सकता है, पढ़ सकते हैं, तो वो विकास अवरुद्ध होगा। तो विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। रक्तहीनता की दिक्कत हो जाती है उनको। किशोरी जो लड़कियां होती हैं 10 से 19 वर्ष की, उनकी बात हो रही है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। विकास की जो भी प्रक्रियाएं, तो उनमें उनकी जो किशोरी हैं 10 से 19 वर्ष की, उनकी जो विकास की प्रक्रिया उन पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ तो शर्म की वजह से अपनी समस्या छिपा लेती हैं वो, और कुछ बोल देती हैं, है ना। किशोरी बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। उनको अपनी समस्याओं को बताना चाहिए। कोई दिक्कत है बताओ परिवार वालों को, कभी ये दिक्कत हो रही है ना। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। भाई किसी में अगर हमें जागरूकता प्रदान करनी है तो उसे हम शिक्षा देंगे, तभी तो वो जागरूक होगा। तो ये बात होगी हमारे किशोरी की, है ना। किशोरों की 10 से लेकर 19 वर्ष की जो भी छात्र, जो भी लड़के हैं और जो भी लड़कियां हैं, उनकी बात हो गई। अब आती है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। देखिए, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। यानी परिवार के जो आकार है उनको सीमित रखिए। परिवार के जो भी लोग हैं, मेंबर हैं, वो सीमित रखिए। ऐसा नहीं अधिक मात्रा में लोग हो जाए, अधिक जनसंख्या हो जाए परिवार की भी, फिर न तो सही मात्रा में जो स्वास्थ्य जो समस्या होगी ना उनका इलाज हो पाएगा, ना सही मात्रा में शिक्षा पहुंच पाएगी, और वित्तीय अस्थिरता बनी रहेगी, इससे समस्या होगी। तो परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। जनसंख्या को लेवल में लेके आना, है ना। जनसंख्या को लेवल में लेके आना, जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े। जब जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो हम अपने जो भी हमारे जो बच्चे मानव संसाधन है हम उन पर ध्यान अच्छे से दे पाएंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। जो भी परिवार कल्याण कार्यक्रम है वो जिम्मेदार है तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। अब सुनियोजित पितृत्व क्या होता है? भाई माता पिता को अपने बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा अधिक मात्रा में जो उचित शिक्षा वो देना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उसके एजुकेशन रखना चाहिए, वित्तीय स्थिरता रखनी चाहिए, वित्तीय स्थिरता बोलते हैं ना वो रखनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आप अपना भी ध्यान रखेंगे, बच्चे का भी ध्यान रख पाएंगे। और जो खाने पीने की जो भी हेल्थी चीजें, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ, खाने पीने की चीजें, उन पर ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय संख्या नीति 2000 वर्ष, है ना, राष्ट्रीय संख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है।
क्या है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति द्वारा है, ये कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने के लिए, ये व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीति ढांचा प्रदान करती है ये योजना, है ना। ये जो शिशु मृत्यु दर होती है वो 1000 पर, जो शिशु मृत्यु दर है वो 30 से कम होनी चाहिए। और लड़कियों की जो उम्र है शादियों की, उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा नहीं कम उम्र में शादी हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, जिससे बच्चे अधिक मात्रा में पढ़े। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा होती है उसको प्रदान करने के लिए। और देखिए आगे, परिवार नियोजन तो हमने आपको बता दिया, भाई जनसंख्या को मेंटेन रखना है किसी भी तरह से, शिक्षा लीजिए। आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट हेल्थ, बेस्ट एजुकेशन वो रखिए, अपनी इकोनॉमी स्थिरता बनाए रखिए, है ना। एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीति का ढांचा प्रदान करती है। ये हमारी बात हो गई और आज का हमारा टॉपिक यही रहा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम आपसे फिर एक बार कहेंगे कि हमारी क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, और आपके मन में जो भी कोई डाउट हो, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो ऑफलाइन कमेंट कीजिए, हम आपको उसके हम रिप्लाई करेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो देखते हैं अगर उन्होंने भी नहीं किया है, तो प्लीज़ उससे उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे इस तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको मिलते रहेंगे, जो आपकी UPSC के लिए पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।